नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपके स्टडी मटेरियल के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। आपको पता है कि एग्जाम में एग्जाम्शन आने के लिए आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, तो इसीलिए स्टडी मटेरियल के टेस्ट योर नॉलेज की हमने सीरीज स्टार्ट करी है। और बाकी अदर सब्जेक्ट की भी आपको जल्दी ही सीरीज मिलेगी, जिसमें AFM, FR, ऑडिट एंड एडिटिंग चारों सब्जेक्ट होंगे सी फाइनल के। तो स्टे ट्यून एंड शेयर सब्सक्राइब। और अब सुनते हैं हम रिविजन्स। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। इसका फर्स्ट पॉइंट आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मतलब अगर MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आ सकते हैं। और मैं बात करूं तो कंक्लूजन में काफ़ी बच्चों ने गलत लिखा था इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट का ही। MNO INC कंट्री A based a company is carrying on the business of manufacturing and sale of furniture under the brand name of Pure Wood. In order to increase its shares in Indian market, launched a massive advertisement. कोई सर्विस कर रहे हैं सर, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए इट यूटिलाइज द सर्विस ऑफ PQR बेस्ड कंपनी विच आल्सो ऑन एंड ऑपरेट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। द ग्रॉस रेसिप्ट ऑफ PQR फॉर सच सर्विसेज कितना है सर? 3 करोड़ का है। 2023-24 में इन्होंने जो सर्विस ली है उसके लिए 5 लाख पे करा है सर MNO ने। ठीक है, अब आपको डिस्कस करना है सर टैक्स इम्प्लीकेशन MNO एंड PQR का। बोथ MNO एंड PQR हैव नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। सर दोनों के दोनों का सर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं। सर MNO ने सर्विस ली है PQR से, ठीक है, PQR से, जिसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं। सर मेरे को बताओ सर, इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा कि नहीं लगेगा? सर ये भी NR है, ये भी NR है, ठीक है। अब आप बताओ, अब आप से ज़्यादा लोगों ने पता है क्या कंक्लूजन लगा दिया? सर ये एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ले रहे हैं। सिंस ये एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ले रहे हैं तो 6% इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा, ठीक है। आंसर नंबर 1, ठीक है, इक्विलाइजेशन लेवी। दूसरा जो बच्चों ने कंक्लूजन निकाला कि सर दोनों ही NR है, सर किसी की इनकम यहाँ टैक्स ही नहीं हो रही है PQR में, तो सर कोई TDS का सवाल ही नहीं उठता एंड इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, दोनों में से कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ये कंक्लूजन निकालना, मैं बताना चाहूंगा दोनों ही आंसर गलत है। मतलब ये दोनों ही आंसर गलत है, सबने कंक्लूजन गलत निकाल के आया। आंसर क्या था सर? 2% इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा। सर 2%, सर 2% क्यों लगेगा? सर मेरी बात ध्यान से समझना कि सर जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली है ना, पॉइंट 1 में क्या लिखा था कि जो इंडियन रेजिडेंट अगर एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ले रहा है जो 1 लाख से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उसका P ही इंडिया में है। हमारे केस में ये NR है। इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली है वो स्पेसिफाइड सर्विसेज में आते हैं, ठीक है, 165A में, ठीक है। और उसमें क्या बोल रखा था, जब वो इंडियन मार्केट को टारगेट करे, इंडियन मार्केट को टारगेट करें, इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहा है, ठीक है। जब टारगेट कर रहा है तो आपका सर कितना लगेगा? सर 2% लगेगा। किस पे सर? 5 लाख पे, ठीक है। तो ये गलती करके आए थे बच्चे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करना। MNO हैज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया बट PQR हैज नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। MNO का सर अब है क्या? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। 1 मिनट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दूसरे पॉइंट में? सर MNO का सर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। सर क्या है इसका? सर इसका PE बोल रहा है, इसका PE है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ये NR है, तो क्या होगा सर? 6% लगेगा। बहुत आसान, ठीक है। थर्ड पॉइंट, PQR हैज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एडवर्टाइजिंग सर्विस जिससे ले रहे हैं कनेक्टेड विद सच PE। सर PQR का भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है अब, जिससे हम सर्विस ले रहे हैं ना। मतलब अब हमारे केस में क्या है सर? MNO एंड PQR दोनों का ही PE है, तो इक्विलाइजेशन लेवी का सवाल नहीं होता। TDS की प्रोविजन देखेंगे, TDS का प्रोविजन देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या लिखा है। ये स्पेसिफाइड सर्विसेज, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो मैंने बताया, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, एनी अदर सर्विस एंड मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम आते हैं सेकंड पॉइंट में, इक्विलाइजेशन लेवी 2% का लगता है। जब क्या हम ले रहे हैं सर? सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फैसिलिटेड बाय टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, टू अ नॉन रेजिडेंट इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस। क्या बोला सर? नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। सर कब दे रहे हैं? Where the e-commerce operator making the providing facility e-commerce supply service has a permanent establishment e-commerce supply effectively connected with such PE, ठीक है। Where the equivalent levy is leviable under section 165 sales and turnover of e-commerce operator from the e-commerce service provided or facilities less than 2 crore। ये तो ठीक है, ये तो एग्जाम्पशन हो गया। मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस ये देखो, ठीक है। सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट
सर एडवर्टाइजमेंट किसका टारगेट कर रहा है सर? रेजिडेंट इंडियन कस्टमर को टारगेट कर रहा है। इस पॉइंट में हिट हुआ था, जिसके कारण फर्स्ट पॉइंट में कितना आता है सर हमारा 2% इक्विलेशन लेवी लगता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में दोनों में से एक का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट था, एक का नहीं था, 6% लगेगा। ठीक है, जो मैंने बताया सर्विस देने वाला बेसिकली उसका पी नहीं था, सर्विस लेने वाले का पी था। सेकंड को इसमें से दोनों का था, तो इसमें क्या हुआ सर? हाउएवर सिंस PQRMP है इंडिया में सीन्स इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी इन इंडिया, सच एडवर्टाइजमेंट इनकम वुड बी डीम्ड एक्यूर एंड अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 91 वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ PQR। हाँ, दोनों के हैंड में टैक्सेबल होगा एंड इक्वलेशन नहीं लगेगा। MNO इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इक्वलेशन लेवी, कोई रिक्वायर्ड नहीं है डिडक्ट करने का इक्वलेशन लेवी। तो ये आप लिख के आ जाइएगा। ठीक है, चलो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक यू। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द कोर रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड द ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉजिंग द डिफिकल्टी टू टैक्स द इनकम ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। मतलब आपको तो क्वेश्चन पढ़ते ही सीए फाइनल के बच्चों को पता चल गया होगा क्या क्या डिफिकल्टी फेस होती है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के वक्त। सर आपको पता ही नहीं था सर लोकेलिटी कहाँ पे है, जब वो सप्लायर जो है वो बंदा कहाँ बैठा हुआ है या किस जुरिडिक्शन में बैठा हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना एंड ऑल ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक बार पढ़ लेते हैं आंसर क्या लिख रखा है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकली प्रेजेंस ऑफ गुड्स एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकली डिलीवरी। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है सर। हम बात करते हैं OIDR सर्विस, तो आपको पता होगा फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स और फिजिकल डिलीवरी होती ही नहीं है। सिंस ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर कंप्लीट इन साइबर स्पेस में होता है। इट इज ऑफन नॉट प्लेस जहाँ कहाँ से ये ट्रांजेक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। डिफिकल्टी टू इम्प्लीमेंटिंग द सोर्स रूल एंड टैक्सेशन, कि सोर्स रूल निकालना और टैक्स किस कंट्री में करना है वो डिफिकल्ट हो जाता है। ईजी है, नहीं आ सकता। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हैव रिप्लेस कॉन्सेप्ट जनरली एसोसिएट विद इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ट्रेडिशनली। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्कस ब्रीफली द टैक्सेशन इशूज। टैक्सेशन इशूज सर हमने ऊपर बात कर चुकी है, बस इसको पॉइंट फॉर्म में अब लिखना है। एक बार आंसर ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। टिपिकल टैक्सेशन इशू क्या क्या है? डिफिकल्टी इन कैरेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट। डिफिकल्ट होता है कैरेक्टराइज करना नेचर ऑफ पेमेंट की, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, और एस्टैब्लिश करना लिंक बिटवीन द टैक्सेबल ट्रांजेक्शन की, टैक्सेबल ट्रांजेक्शन और टैक्सेबल जुरिडिक्शन एक्टिविटी में एक लिंक करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है OIDR का जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो उसमें पता ही नहीं होता फिजिकल प्रेजेंस है कहाँ पे, तो उस डिफिकल्टी के बारे में बताया पहले पॉइंट में। डिफिकल्टी ऑफ लोकेटिंग अ ट्रांजैक्शन एंड डिटरमाइन टैक्स पर टैक्स पेयर फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। सर आपको अगर लोकेलिटी नहीं पता चल रहा है तो ऑब्वियसली सर आपको पता ही नहीं चलेगा टैक्स पेयर कहाँ पर है, सर इनकम कहाँ टैक्स होगी, और सर हमारे यहाँ पे टैक्स होगा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं सर, टैक्स बचा लेते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ABC लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी कैरिंग करते हैं बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टीक वुड में इनका बिजनेस है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ प्योर वुड। ओके, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इट्स ओवरसीज सेल्स एंड एक्सपोर्ट इट लॉन्च मैसिव एडवर्टाइजमेंट। मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वर्ड याद रखिए, क्यों सर आगे पता चलेगा। फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए इट यूटिलाइज द सर्विस। किसकी सर्विस ले रहे हैं? PQR INC लंदन बेस्ड कंपनी, मतलब फॉरेन में एक कंपनी है, हम इंडियन कंपनी है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24 ABC लिमिटेड ने 5 लाख पे करे हैं for such service. Discuss the tax implication oblique met tedious implication for such payment and receipt in the hand of ABC Limited and PQR INC respectively. PQR हैज नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। लो जी सर, इसका सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है यहाँ पर, तो टीडीएस तो सर कट नहीं सकता। इक्वलेशन लेवी लगेगा सर। इक्वलाइजेशन क्यों लगेगा लेवी? क्योंकि सर एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा है जो कि हमारी स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाते हैं, स्पेसिफाइड सर्विसेज में आ जाते हैं। और जो एग्जाम्पशन दे रखी है वो दे रखी है सर जब 1 लाख से कम या 1 लाख तक की सर्विस होती है। यहाँ तो 5 लाख है, तो इसलिए सर इक्वलेशन लेवी लगेगा। तो अगला आता है हैज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो टीडीएस कटेगा ऑब्वियसली सर। किस पे कटेगा सर? 195 में 10% के अकॉर्डिंग कट जाएगा। तो ये है, आपका आंसर देख लेते हैं। इक्वलेशन लेवी के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद 6% स्पेसिफाइड सर्विस के बारे में बताया गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ये सब लिखना। फिर उसके बाद फॉर PQR हैज नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन द केस, और फिर उसके बाद 6% इक्वलेशन लेवी अट्रैक्ट होगा, उन्होंने बता दिया। फिर अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो इस केस में क्या होगा सर? 195 है, हाँ ये 195 के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कट जाएगा। और नॉन डिडक्शन के केस में सर क्या होगा सर? 100% आपका डिसअलाउड हो जाता है, वो बात ठीक है। ओके ओके जी। और हाँ, आप ये कह रहे थे ना सर ये 4 नंबर के लिए सर इतना सारा थ्योरी, ना ना ना, सुनो मेरी बात।
4-5 मार्क्स के लिए आता है ना, तो आप सिंपली क्या लिख करेंगे, पर सर डेफिनेशन लिख कराएंगे, पहले ओनली इक्विलेशन लेवी की डेफिनेशन लिख कर आ देंगे और दोबारा इतना सारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लेंथ के अकॉर्डिंग आप देखते हैं। तो अगर 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सर 1.5 पेज मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो आपने 3-4 लाइन में, 5-6 लाइन में तो ऊपर डेफिनेशन हो गया अच्छी खासे, मान ली 10 लाइन में, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखा, फिर उसको 3-4 लाइन में आपने कर दिया, फिर सेकंड पॉइंट को 3-4 लाइन में, सर आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। चलो थैंक यू। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। XYZ एंड कंपनी इज अ नॉन रेजिडेंट एंटिटी है बेस्ड इन सिंगापुर, ओन्स एंड अप्रोच क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी देते हैं थ्रू इट्स इफेक्ट ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स। सर किसका बिजनेस है, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स का, मैन्युफैक्चर्ड बाय इट, और क्या है सर, एनआर है। द फॉलोइंग आर द रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसका हो रहा है सर, सेल ऑफ गुड्स का, तो एक्विजिशन लेवी कितना लगेगा सर, 2% लगेगा। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब सर किसी नॉन रेजिडेंट को ना इन्होंने गुड्स दिया था, उससे रिसिप्ट आया, वो भी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है बट रेजिडेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन क्या बोला गया कि वो साउथ ईस्ट एशिया का रेजिडेंट है, ठीक है, वो एनआर होगा, यहाँ पे घूमने पर्पज के लिए वो, उससे रिसिप्ट हुआ है। लेकिन क्या सारा टैक्स होगा, नहीं सर, हमारा एक्ट क्या बोलता है, इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है कि आपने कितना प्रोटोकॉल, इंडियन नेट प्रोटोकॉल इन इंडिया लोकेट होते हुए उसको यूज करते हुए आपने परचेज किया है, मतलब आउट ऑफ द सेड अमाउंट 96 लाख में से आपने कितना सर इंडिया प्रोटोकॉल यूज करते हुए आपने इसको ऑर्डर करा था। तो आउट ऑफ द सेट सम 57 लाख ही ऐसा हमारे गुड्स हैं या रिसिप्ट हैं रिलेटेड टू रिसिप्ट है फ्रॉम पर्सन यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में रहते हुए इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हुए ओनली 57 लाख का गुड्स था जो हमने ऑर्डर किया था। तो कितना आएगा सर, 57 लाख आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे और एक्विजिशन लेवी लगा देंगे 2%, 158 प्लस में 57 होगा, इन पर 2% लगेगा, एक्विजिशन लेवी 215 लाख आता है, एक मिनट रुपीस लिखा है, लाख ही होगा, 215 लाख इंटू में 2%, ठीक है, तो 4.3 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, XYZ हैज नो परमानेंट एस्टैब्लिश, हमने बात कर लिया। XYZ का अगर परमानेंट एस्टैब्लिश है एंड सेल ऑफ गुड्स इज इफेक्टिवली कनेक्टेड टू परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया, तो सर इक्विलिब्रियम लेवी का तो बात ही नहीं होता। ठीक है, तो TDS के प्रोविजन अटैच होंगे और गुड्स पे तो आपको पता है सर TDS 1 करोड़ की लिमिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा कटेगा, अगर कंज्यूमर को दिया है तो फिर वो नहीं कटेगा। ठीक है, हमारा इक्विलिब्रियम लेवी हो गया, ये हो गया। दूसरे पॉइंट में बता दें कि इक्विलिब्रियम लेवी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। Calculation will not be attached to the non-resident e-commerce in India. The respective of the quantum कितना है, whether it's 57 लाख और 40 लाख, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। PQR लिमिटेड इज एन इंडियन हेडक्वार्टर्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि entered into a fixed fee agreement for a 3 करोड़ रुपीज for the X Accounting Limited UK फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले रखा है। सबसे कमाल की अच्छी बात ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले रखा है, विद ना एनआर के साथ एग्रीमेंट हुआ है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है, तो DTAA के कुछ प्रोविजंस अट्रैक्ट हो सकते हैं। चलिए ध्यान समझेंगे 1991 का। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड UK मेंटेन एन ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म थ्रू विच इट प्रोवाइड्स एन IFRS एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विस। मतलब कहना चाहता है कि एक्स अकाउंटिंग ने कोई वेब प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसके थ्रू ये IFRS एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं, which also include providing response to queries, PQR and the technical staff of X Accounting Limited UK provide their expert view virtually over the platform, virtually देते हैं 24/72 hours में दे देते हैं। Further X Accounting Limited also provide a customized training भी देते हैं through the embedded online video platform, मतलब वीडियो प्लेटफॉर्म के थ्रू ही सारा कुछ देते हैं, कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, सब कुछ यहीं पर अपने UK में बैठे बैठे ही सारा चीज काम कर रहे हैं। एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड डज नॉट हैव एनी ऑफिस आउटसाइड द UK, कोई UK के बाहर उन्होंने बोल दिया कि हमारा कोई ऑफिस नहीं, मतलब सिंपली बोलना चाहते हैं कि इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है। एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन, TDS इम्प्लीकेशन, तो आपको ये बताना होगा कि सर इक्विलिब्रियम लेवी जैसा कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। सच पेमेंट एंड रिसिप्ट इन द हैंड ऑफ एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड में क्या टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकते हैं वो आपको बताना है। चैप्टर 8 ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट एज अमेंडेड बाय अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपको सिंपली बताना है कि इक्विलिब्रियम लेवी जैसा कोई कॉन्सेप्ट लगेगा तो मेरे अकॉर्डिंगली सर क्या होगा, आप आगे UK DTA आपको पढ़ना होगा, इंडियन UK DTA। ठीक है, अब पढ़ते हैं जरा। रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में अराइज होगा एंड पेड
टू द रेजिडेंट ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मे बी टैक्स्ड इन अदर स्टेट, मतलब रॉयल्टी एंड फीस फॉर द टेक्निकल सर्विस जो कि अराइज हो रही है ना कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जो अराइज हो रही है एंड पेड टू अ रेजिडेंट ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को जो पे हो रहा है तो वो मे बी टैक्स इन दैट अदर कंट्री में भी अदर स्टेट में टैक्स हो सकता है, ठीक है। हाउएवर सच रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल में आल्सो बी टैक्स इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब इंडिया में भी टैक्स हो सकता है इन विच दे आर अराइजिंग एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द स्टेट, मतलब इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग। बट इफ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द रॉयल्टीज और फीस ऑफ टेक्निकल इज अ रेजिडेंट ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट द टैक्स और चार्ज शैल नॉट एक्सीड, मतलब आपको रेट दे रखा है, इस रेट के अकॉर्डिंगली प्रीवेल होगा, मतलब यूके डीटीए में जो रेट दे रखा है उस रेट से टैक्स होगा। तो ये तो सिंपल हो गया कि सर ये डीटीए का एग्रीमेंट है सेक्शन 1991 के अकॉर्डिंग होगा तो इक्विलिब्रियम लेवी नहीं लगेगा। आपको पहले इक्विलिब्रियम लेवी लिख कर आना होगा, उसमें लिखना होगा कि सर एग्रीमेंट हो रखा है यूके डीटीए में, यूके एंड इंडिया का डीटीए हो रखा है तो 1991 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, उसके अकॉर्डिंगली अब टैक्स भी होगा जिस रेट पे जो दे रखा है इक्विलिब्रियम लेवी में। तो क्या रेट होता है सर 6 और 2%, यहाँ पे आपको रेट दे रखा है सर, जो रेट दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवी लिख कर आने के बाद उसको बोल देना कि डीटीए लिख रखा है, डीटीए लिखने के वजह से अब हमें उसके अंदर जो रेट लिख रखा है उस रेट पे इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा और उस रेट में जो हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें टीडीएस भी काटना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द कन्वेंशन ऑफ इज इफेक्ट 15% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ सच रॉयल्टी, ठीक है। टेक्निकल सर्विस फॉर द रॉयल्टी टेक्निकल इज द गवर्नमेंट फर्स्ट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्टिव स्टेट और पॉलिटिकल सब डिवीजन, ठीक है। 15% बोला, 20% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच रॉयल्टी और फीस टेक्निकल इन ऑल अदर केसेस हमारा 20% टैक्स होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स के बारे में बताया, ठीक है। ए में जो आपको बताया कि 15% कब टैक्स होगा, रॉयल्टी और फीस ऑफ वेन द पेयर ऑफ द और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इज द गवर्नमेंट ऑफ द फर्स्ट मेंशन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब क्या होगा जब वो गवर्नमेंट खुद होगी। हमारा अदर केसेस है, हमारा क्या था, हमारे केस में कौन है पीक्यूआर लिमिटेड एज अ कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी, ठीक है। तो हमारा 20% रेट लगेगा। सेकंड पॉइंट पर ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 15% क्रॉस अमाउंट ऑफ सच रॉयल्टीज फीस ओवर टेक्निकल सर्विस एंड, तो ये तो है ही नहीं, हमारा 20% हमारा डिफाइन हो चुका है, ठीक है। इन द केस ऑफ द रॉयल्टी विद पैराग्राफ इतना 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 ये सब बेकार है, ठीक है। तो हमारा तो सिंपली हमारा टैक्स इम्प्लीकेशन हमारा मिल चुका है, ठीक है। अब इन सबको डिफाइन कर रखा है सर एंजॉयमेंट राइट के बारे में, तो ये सब पढ़ लेना आपको, पढ़ने का अगर इच्छा हो रही हो तो। लेकिन हमें हमारा रेट मिल चुका है 20% के अकॉर्डिंगली और हमारा इक्विलिब्रियम लेवी नहीं लगेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन आपने बता दिया सर, सिंपली ग्रॉस रिसिप्ट का हम क्या करेंगे सर, हम 20% कर लेंगे सर। हम लोगों ने पहले इक्विलिब्रियम लेवी के बारे में बताया सेक्शन 165A के बारे में कि इन सच गुड्स एंड सर्विस और इंडियन प्रोटोकॉल हम सर्विस दे रहे हैं तो क्या होगा, स्पेसिफाइड सर्विस के केस में 2% इक्विलिब्रियम लेवी लगता है, लेकिन इन केस ऑफ यूके और डीटीए का जो हमारा एग्रीमेंट हो रखा है ये सब बताया। फिर सेक्शन 90 एंड 90A के बारे में बताया गया। फिर यूके डीटीए का हमने एग्रीमेंट का हमने जिक्र करा है कि फी फॉर एडवाइजरी सर्विस क्या होगा। नाउ वी विल कंसीडर इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन, हम इनकम टैक्स का इम्प्लीकेशन देखेंगे। तो जैसे हमने बताया वैसे ही हुआ। विद होल्डिंग टैक्स क्या होगा, 195 सेक्शन के अकॉर्डिंगली यूके एट द रेट ऑफ 120% लगेगा, ठीक है। और रेट एज पर 115A इज आल्सो 20% बट विल बी फर्दर इंक्रीज बाय सरचार्ज 2% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भूल मत जाना 4%। हैंस द इफेक्टिव टैक्स रेट 21.216, जिस रेट से इनकम टैक्स होता है तो उसी रेट से 100% के लिए आपको टीडीएस काटना होता है। ये आप एंड में लिखकर आ जाएंगे और ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको खत्म होता है अब। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यारो, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है। 150 वीडियो 150 सब्सक्राइबर नहीं होते यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो यार, थैंक यू जी। और हाँ, बाकी अदर जो है ना FR, ऑडिट, AFM, IDT, चारों के क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी ना इसी प्लेटफॉर्म हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको आगे भी जो क्वेश्चन सीरीज होगी ना वो सब इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू जी।